आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेलवे एग्जाम्स वाला परिवार पर। बच्चे, ये वीकली रिवीजन क्लास है। तो आपको मालूम है कि हम लोग डेली सुबह 7 से 8 रोज क्लास तो करते ही हैं। करंट अफेयर्स की लाइव वो होती है डेली क्लास, और उसके बाद वीकली रिवीजन क्लास भी होती है, क्योंकि रिवीजन करना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग सिर्फ नया नया कंटेंट पढ़ते जाएंगे, पुराने को रिवाइज नहीं करेंगे, ये बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। क्योंकि रिवीजन नहीं करने से जो समय हमने ऑलरेडी दे दिया है, एक एक घंटे की रोज लाइव क्लास अटेंड करने में, रिवीजन नहीं किया 1 घंटे का, तो वो पूरे 6-7 घंटे व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए उन 5-6-7 घंटों को बचाने के लिए हमको ये रिवीजन क्लास देखनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाई 7 से 12 अक्टूबर का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। आइए तो भाई शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ मयूर कस्तूरी। अच्छा, जो नए बच्चे हैं, ये टेलीग्राम का ग्रुप है, इसका नाम है हिस्ट्री बाय मयूर सर। तो भाई इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मैं पूरे अपडेट्स, नोटिफिकेशन, अनाउंसमेंट्स देता हूं, प्लस यूट्यूब पर जो मैं सेशन लेता हूं उसकी पीडीएफ यही मिलती है। जैसे आज के सेशन की पीडीएफ भी यही मिलेगी। तो ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं, वरना हिस्ट्री बाय मयूर सर सीधे टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। रोज रेलवे एग्जाम्स वाला पर बेटा हमारी क्लास जो सुबह 7 से 8 चलती है, तो ये करंट अफेयर्स की क्लास होती है डेली, वीकली, और साथ साथ हम लोग मंथली रिवीजन भी करते हैं। तो इन तीनों में ही आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम इसके अलावा बात करें तो बच्चे एसएससी वाला पर हमारी क्लास होती है। ये क्लास 6 से 7 बजे के बीच में होती है। ये क्लास जीएस जीके की होती है। जीएस जीके में वर्तमान में हम लोग हिस्ट्री कर रहे हैं। तो एसएससी वाला पर हिस्ट्री के हम लोग बेटा टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इससे आपको जुड़ के हिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग कर लेना है, और करंट अफेयर से तो रोज जुड़ना ही है। चलो भाई रिवीजन शुरू करते हैं। देखें भाई हमने क्या पढ़ा वीक में। तो ब्रिटेन की संसद द्वारा किस बॉलीवुड निर्माता को सम्मानित किया गया है? तो बच्चे सही जवाब है विनोद बच्चन को सम्मानित किया गया। आइए तो बेटा विनोद बच्चन को ब्रिटेन की संसद ने ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड इनको दिया गया है। इनने कई सारी मूवी जैसे जिला गाजियाबाद, तनु वेड्स मनु वगैरह बनाई है, तो इनको ब्रिटेन के संसद ने सम्मानित किया है। देश का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति किस देश के सहयोग से स्थापित होने वाला है? अमेरिका। तो बेटा जो शक्ति, ये एक प्लांट है, सेमीकंडक्टर प्लांट है, सेमीकंडक्टर चिप्स बनेंगी। लेकिन ये सेमीकंडक्टर चिप्स आपके और मेरे मोबाइलों के लिए नहीं बनाने वाला ये शक्ति। ये जो बेटा शक्ति प्लांट होगा, ये विशेष रूप से बहुत सेंसिटिव जो यूज होते हैं चिप्स के, वहां पे इसका इस्तेमाल होगा। जैसे अमेरिका और इंडिया की मिलिट्री में जो हार्डवेयर इस्तेमाल होता है, उनमें ये चिप्स बनाएगा बच्चे। तो कुल मिला के ये जो प्लांट, ये बताता है कि भाई भारत और अमेरिका के बीच में एक दूसरे पर विश्वास कितना ज्यादा है। ठीक है, कि हम लोग भाई इंडिया और अमेरिका मिलकर एक दूसरे की मिलिट्री के लिए यही इंडिया में बना रहे हैं चिप्स, बड़ी बात है। तो उसका नाम होगा शक्ति, इसको दिमाग में रखिएगा। फिर भाई समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाले दक्षिण पूर्वी एशियाई देश का क्या नाम है? थाईलैंड। अच्छा, सबसे पहले किसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया था दुनिया में? तो नीदरलैंड ने बेटा सबसे पहले सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया था। और अब हम बात करें अगर, तो भाई ओवरऑल 30 से ज्यादा देश अलाउ कर चुके हैं। और हम बात करें एशिया में, तो एशिया में नेपाल और ताइवान अलाउ कर चुके थे। अब तीसरा थाईलैंड हो गया जिसने अलाउ किया है। भारत सरकार ने देश के किस स्थान में 3 सुपर कंप्यूटर परम रुद्र स्थापित किए जाने का फैसला किया है? पुणे, दिल्ली और कोलकाता। यहां पे बेटा परम रुद्र सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जाएंगे। कितने? 3, और 130 करोड़ रुपए की लागत में ये स्थापित किए गए। अच्छा, अगर हम बात करें कि भाई ये जो परम रुद्र, या हम कहें ओवरऑल इंडिया में अधिकतर सुपर कंप्यूटर्स बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध संस्थान है, उसका नाम है सीडेक। क्या नाम है बच्चे? सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, तो बेटा इसको हम बोलते हैं सीडेक, ये पुणे में है। अच्छा, 3 सुपर कंप्यूटर में पुणे में भी आया है, और ये संस्थान जिसने बनाया है वो भी पुणे का ही संस्थान है। 130 करोड़ रुपए में बना है। अच्छा, ये बेटा किस मिशन के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं? तो भारत सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो बेटा राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है। यह मिशन 2015 में लॉन्च किया गया था, और इसी मिशन के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं कि भाई सुपर कंप्यूटर्स का भारत सरकार डेवलपमेंट करवा रही है। 2015 में ये मिशन आया था। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की पहली एयर ट्रेन 2027 तक किस एयरपोर्ट पर संचालित की जाएगी? दिल्ली एयरपोर्ट। एयर ट्रेन का क्या मतलब है कि बच्चे असल में जैसा आप देख सकते हो, ये चाइना की एक रियल एयर ट्रेन का एग्जांपल है। तो ये आप देख सकते हो कि भाई ऊपर से सस्पेंडेड रहती है, लटकी हुई रहती है, इस पर्टिकुलर बीम से ये जुड़ी हुई है। तो इंडिया में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर यात्री बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और ये जो एयर ट्रेन होगी बेटा, ये
टर्मिनल टर्मिनल को कनेक्ट करेगी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अलग अलग टर्मिनल हैं और एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में पहुंचने में ही बहुत समय लग जाता है। तो अब भाई यहां पे एक एयर ट्रेन आएगी, ठीक है जी। 4000 किलोमीटर से अधिक मारक दूरी वाली ड्रोन शाहिद 136B का अनावरण किस देश द्वारा किया गया? ईरान। तो बेटा ईरान ने इससे पहले शायद 136 बनाया था, अब शायद 136B बना रही है। तो ये कामिकाजे ड्रोन होते हैं, यानी कि बेटा इसमें कोई अंदर बैठा नहीं है। और ये जो ड्रोन है ना, ये इसलिए बनाई जाते हैं कि ये सीधे दुश्मन का जो भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन होगा, जो भी चीज है उस पर जाके सीधे गिर जाते हैं। मतलब ये वो ड्रोन नहीं है जो मिसाइल फेंकेंगे, नहीं, ये खुद ही जाके गिर जाते हैं बेटा। तो यानी ये सुसाइड ड्रोन्स है, ये खुद भी खत्म हो जाते हैं और जिस भी पर्टिकुलर जहाज पर या जो भी पर्टिकुलर जगह है, कोई बिल्डिंग है, उस पर ही जाके गिर जाएंगे। तो ये शायद 136B, ये ईरान ने भाई इसका निर्माण किया। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अच्छा, इजराइल ईरान युद्ध में, इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध हो रहा है, बेटा वहां पे 136B ड्रोन का सोचो इस्तेमाल होगा, कितनी खतरनाक स्थिति होगी। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? SP धारकर। अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो बेटा द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? ये कमांडर इन चीफ है, क्योंकि राष्ट्रपति ही कमांडर इन चीफ है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? तो बेटा ये है चीफ। ये कौन है बच्चे? चीफ। और इनका नाम क्या है बच्चे? तो ये है अमरप्रीत सिंह। ये पिछले महीने बने, हमने पिछले महीने के करंट अफेयर्स में इनका नाम भी पढ़ा था, अमरप्रीत सिंह, ठीक है जी। ये हो गए चीफ। अच्छा, वाइस चीफ कौन बने? जिनका अभी अभी हमने नाम पढ़ा, SP धारकर। फुल फॉर्म क्या है? सुजीत पुष्पकर धारकर। ये हो गए वाइस चीफ। फिर एक डेप्यूटी चीफ भी है बेटा, जिनका नाम है तेजिंदर सिंह। ये भी पिछले महीने नियुक्त हुए थे, हमने पिछले महीने सितंबर में इनका नाम भी देखा था। कुल मिला के आपने देखा, चीफ है अमरप्रीत सिंह, वाइस चीफ है सुजीत पुष्पकर धारकर और डिप्यूटी चीफ है तेजिंदर सिंह। चलें अगली बात करें। वर्ष 2024 के लिए एकलव्य पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? प्रत्याशा रे को प्रदान किया गया। कौन से खेल से संबंधित है? बेटा तैराकी से संबंधित है, स्विमिंग से संबंधित है। कौन? प्रत्याशा रे। तो इनको एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया। जस्टिस सुरेश कुमार कैत किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने? मध्य प्रदेश के। कैसे याद रखो, मैं MP से हूं, मैं हूं असली में MP से, भोपाल से। मध्य प्रदेश के लोग किटकैट बहुत खाते हैं। क्या खाते हैं बेटा? किटकैट। किटकैट बहुत खाते हैं। भाई देखो, मैं मान रहा हूं कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको याद हो ही जाए, मगर सिर्फ एक याद रखने का तरीका है, क्योंकि और भी लोग अभी मैं दिखाने वाला हूं जो बेटा बीते हफ्ते क्या बन गए हैं, अलग अलग जगह के चीफ जस्टिस। इसलिए मल्टीपल जब नाम है, एक होता तो भाई याद रख लेते, दो होते याद रख लेते, तो कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हैं हल्की फुल्की ट्रिक्स का। तो किटकैट, कहाँ के लोग किटकैट खाते हैं याद करो? मध्य प्रदेश के लोग खाते हैं। मैं बहुत किटकैट खाता हूं, ऐसे याद रख लो। कैट से क्या याद आएगा? सुरेश कुमार कैट। तो बच्चे गवर्नर जो मध्य प्रदेश के मंगू भाई पटेल, उन्होंने इनको ओथ दिलवाई, शपथ दिलवाई। आइए, हाल ही में किसे 54 दादा साहिब फाल्के सम्मान 2022 देने की घोषणा की है? कंफ्यूज मत होना, ये 2022 एकदम सही है, मैंने मल्टीपल जगह वेरीफाई कर लिया है। तो ये दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2022 ही है, ठीक है जी। और ये हाल ही में किसको दिया जाने की भाई बात की गई? मिथुन चक्रवर्ती साहब को दिया जाएगा। अच्छा, जो 53वां था, जो लास्ट वाला था, वो बेटा वहीदा रहमान जी को दिया गया था। और 54th वाला किसको? मिथुन चक्रवर्ती। अच्छा, पहली बार बेटा ये किसको दिया गया? देविका रानी। तो बेटा पहली बार किसको दिया गया था? देविका रानी। और ये तो भाई 54th है, मिथुन चक्रवर्ती 54वें व्यक्ति हैं। अच्छा, पहली बार किसको दिया गया बेटा? ये दादा साहिब फाल्के पुरस्कार, तो ये देविका रानी जी को दिया गया। ये फिल्म जगत में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय फिल्म जगत के बहुप्रतिष्ठित 25वें आईफा अवार्ड का आयोजन कहां होगा? हुआ नहीं है, कहां होगा? जो 24वां आईफा है बेटा, वो तो अबू धाबी UAE, उसके बारे में भी अभी क्वेश्चन आएंगे। लेकिन 25वां कहां पर होगा? 25वां बेटा जयपुर में होगा। 25वां कहां होगा? जयपुर में होगा। चलो, है ना, 25वां बेटा कहां पर होगा? जयपुर में होगा। फिर युद्ध के हथियार बनाने के लिए अग्रणी कंपनी दसॉल्ट एविएशन भारत में अपनी सहायक शाखा खोल रही है। यह किस देश से संबंधित है? ये फ्रांस से संबंधित है। अब देखो, जब हम बात करते हैं बेटा दसॉल्ट एविएशन की, तो ये वही कंपनी है जिससे भारत ने बच्चे कौन से विमान खरीदे? तो रफाल जो बेटा विमान है, इनसे ही खरीदे हमने। 36 विमान एयरफोर्स के लिए खरीदे, प्लस अब 26 विमान नेवी के लिए खरीद रहे हैं। तो ये दसॉल्ट एविएशन। तो अब भाई क्या होता है कि इनने अब इंडिया में एक फैसिलिटी ये लोग स्थापित कर रहे हैं। इस फैसिलिटी को कहते हैं बेटा MRO, मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल फैसिलिटी। अब जैसे रफाल में कोई इक्विपमेंट है या कोई भी मेंटेनेंस है, कोई रिपेयर है, कोई खराबी है, कोई टेक्निकल समस्या है, तो भाई अब फ्रांस इतना दूर, तो भाई दिक्कत आती है कि बहुत दूर है, इसलिए MRO फैसिलिटी अब ये इंडिया में खोलेंगे कि यहीं पर मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल हो। क्योंकि भाई अब देखो, आप 36 + 26 अब तो कितने विमान हो गए, इसलिए यहीं पर, ठीक है, फ्रांस की कंपनी।
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो द्वारा जारी वैश्विक नवाचार इंडेक्स, बेटा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है 39। तो इनोवेशन के मामले में अन्य देशों की तुलना में हम लोग 39 स्पॉट पर हैं और वीपो बेटा ये रैंकिंग को रिलीज करता है। चलें तो भाई ये हमने देखा। अच्छा, पिछले साल का जो 2023 का संस्करण था तो उसमें भारत की रैंक बेटा 40 थी। तो भारत ने कुल मिला के इस साल पिछले बार की तुलना में अपना एक पायदान ऊपर किया है, प्रोग्रेस की है। विनिर्माण के क्षेत्र में दिया जाने वाला इंडियन केमिकल काउंसिलिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में दिया जाता है, दीपक सी मेहता को दिया गया। इनकी कंपनी है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, वो कई वर्षों से केमिकल बना रही है और इसीलिए इनको मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में इंडियन केमिकल काउंसिल का लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है दीपक सी मेहता को। फिर अंतरराष्ट्रीय हॉकी संगठन में किसे अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? सही जवाब है तैयब इकराम। अभी भी इंडिया इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के यही अध्यक्ष हैं और अभी फिर से जीत गए हैं। तो बेटा अब इनका ये एक और टर्म, सेकंड टर्म, दूसरा कार्यकाल किसका? तैयब इकराम साहब का। समिट ऑफ द फ्यूचर प्रोग्राम को संबोधित करने का अवसर प्रधानमंत्री मोदी को न्यूयॉर्क में प्राप्त हुआ। न्यूयॉर्क में जब गए थे बच्चे तब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन भी इन्हें संबोधित किया और तब वहां पर यूनाइटेड नेशंस का समिट ऑफ द फ्यूचर प्रोग्राम था उसको भी संबोधित किया। इनके साथ और भी वर्ल्ड लीडर्स थे जिन्होंने इसे संबोधित किया है। बांग्लादेश के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? शाकिब अल हसन। ये एक ऑलराउंडर है, बैट्समैन भी है, बॉलर भी है। भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस चालू की गई है, किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। ये जो सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस है, ब्लास्ट फर्नेस में क्या किया जाता है? आयरन ओर को पिघलाया जाता है लोहे में, यानी बेटा लौह अयस्क को लोहे में कन्वर्ट किया जाता है और ये किसके द्वारा स्थापित की जा रही है? टाटा स्टील। तो भाई टाटा स्टील के द्वारा तो भाई हाल ही में रतन टाटा साहब का निधन भी हो गया, तो बहुत ही ज्यादा दुखद घटना। तो अब देखो वो नहीं है, उसके बाद भी अब उनकी कंपनीज देखो बड़े बड़े काम करेंगी, अभी भी कर रही हैं, आगे भी करेंगी। तो ये होता है भाई, व्यक्ति जब अच्छा होता है तो वो जो उसका नेतृत्व है ना, उसके मरने के बाद भी सालों साल नेतृत्व झलकता है। टाटा स्टील ने देखो भाई कलिंग नगर उड़ीसा में सबसे बड़े ब्लास्ट फर्नेस का भारत में उद्घाटन किया है। भारत सरकार के किस मंत्री ने फैशन वेब पोर्टल परिधि 24x25 को लॉन्च किया? गिरिराज सिंह। ये जो बेटा गिरिराज सिंह साहब है ये केंद्रीय कपड़ा मंत्री है और इनने 3 चीजें लॉन्च की है, सुनिएगा। एक तो फैशन ट्रेंड बुक है जिसका नाम है परिधि 24x25, ये बुक है। इसके अलावा एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है विजियो नेक्स्ट। क्या है बेटा? विजियो नेक्स्ट लॉन्च किया है। और बेटा एक तीसरा AIE बुक लॉन्च की है। तो एक तो फिजिकल बुक लॉन्च की जिसको टच किया जा सकता है परिधि 24x25, एक विजियो नेक्स्ट पोर्टल है और एक AIE बुक है। क्यों? जो भी भाई फैशन इंडस्ट्री में चेंजेस आते हैं उनको पकड़ने के लिए, अनुमान लगाने के लिए कि भविष्य का फैशन ये होगा, पूर्वानुमान। क्योंकि जिसने भी पूर्वानुमान लगा लिया कि भविष्य का फैशन ये होगा, वो सबसे पहले वो फैशन मार्केट में लाएगा, उसका सबसे ज्यादा सामान बिकेगा। ठीक है। जस्टिस MS रामचंद्र राव, अभी हमने बोला सुरेश कुमार कैथ, MP के लोग क्या खाते हैं? किट कैट, तो कैट MP। अब देखो बेटा जस्टिस MS रामचंद्र राव निम्नलिखित में से किस राज्य के हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो भाई सही जवाब है झारखंड। देखो कैसे याद रख सकते हो कि राम जी ने, बेटा रामचंद्र जी ने रावण को झाड़ दिया था, एक पल में झाड़ दिया था, झाड़ दिया से झारखंड। तो भाई राम जी ने रावण को एक पल में झाड़ दिया था, ऐसा कुछ आप कर सकते हो। तो रामचंद्र राव झारखंड के बन गए मुख्य न्यायाधीश। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी आईफा 2024 अवार्ड्स का आयोजन किस देश में हुआ? अब ये बात हो रही है बेटा जो अभी अभी हो गया, जो अगले साल होगा वो जयपुर में होगा, अभी अभी बात हुई, लेकिन जो हो चुका है अभी वो UAE में हुआ। UAE में भी बेटा कहां पर हुआ? तो अबू धाबी। UAE में कहां पर हुआ? तो सही जवाब है बेटा अबू धाबी में, UAE में ये आयोजित हुआ। तो ये हमने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किसको क्या मिला। तो बेटा आईफा सम्मान 2000 में शुरू हुए थे। इसका होस्ट भाई कौन है? शाहरुख खान, करण जौहर, विकी कौशल जो हो गए ये लोग होस्ट थे। बेस्ट फिल्म एनिमल, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, बेस्ट डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा 12वीं फेल। क्योंकि ये मैं आप लोगों को 2 बार ऑलरेडी बता चुका हूं तो बेटा इसलिए थोड़ा सा तेज चलेंगे, क्योंकि ये वीकली रिवीजन है। आपको भी वीकली रिवीजन में ये पूरी चीजें क्योंकि ऑलरेडी 1-2 बार हो गई तो इसको आपको दिमाग में फिट करना है, कंसोलिडेट करना है। कहीं पर भी लगे मैं तेज चल रहा हूं, वीडियो को स्लो कर देना है या फिर अपने पेस के हिसाब से पॉज कर करके देखना है। आइए भाई, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन है? अनिल कपूर, एनिमल फिल्म के लिए, अब तो मुझे भी याद हो गए। तो भाई बेस्ट फिल्म एनिमल, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, बेस्ट डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा 12वीं फेल, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अनिल कपूर एनिमल, बेस्ट स्टोरी भी 12वीं फेल। तो बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी 12वीं फेल। बेस्ट म्यूजिक बेटा एनिमल को मिला।
आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, जयंती लाल गड्ढा और हेमा मालिनी। तो भाई दो लोग, जयंती लाल गड्ढा और हेमा मालिनी। तो ये हिंदी में बच्चे एकदम वही चीज लिखी है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी प्रोग्राम की शुरुआत की है? पर्यटन मंत्रालय। क्या है भाई ये पर्यटन मित्र पर्यटन दीदी? इनका ये कहना है कि भाई हम लोग जो लोकल लोग होते हैं, जैसे कैब ड्राइवर हो गए, होटल संचालक हो गए, कर्मचारी हो गए, उनको प्रशिक्षण देंगे कि वो देश की आर्थिक उन्नति, आर्थिक प्रगति, रोजगार, अच्छी अच्छी कहानियां भारत की टूरिस्ट को बताएं, ताकि जब टूरिस्ट से इनका इंटरेक्शन हो तो टूरिस्ट को फील हो कि वो एकदम सही देश में आए हैं। चलो भाई, तो ये एक कार्यक्रम है। किस बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर यानी जीडीपी ग्रोथ रेट का जो अनुमान है 7% आकलन किया है? तो भाई एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है। पिछले महीने मैंने बताया था वर्ल्ड बैंक ने भी किया है, और इस बार बेटा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी बोला है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 2024 का 7% रहने वाला है। किस राज्य के एंड्रो गांव को विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है? मणिपुर। तो मणिपुर का जो एंड्रो गांव है बेटा, वो उसकी फैसिलिटी के लिए, उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए, जो पर्यटकों के साथ इनका व्यवहार है, प्लस जो यहाँ के एंड्रो गांव की जो परंपराएं, जैसे यहाँ पर भाई एक अग्नि कार्यक्रम होता है ना, और उसमें अग्नि हवन टाइप का होता है, उसमें ये पर्यटकों को भी शामिल करते हैं। तो इसलिए इनको एंड्रो गांव मणिपुर को क्या मिला है भाई? बेस्ट टूरिस्ट विलेज अवार्ड मिला है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने विश्व प्रतिभा सूचकांक जारी कर दी। इसमें भारत का स्थान क्या रहा है? तो बेटा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। अभी अभी हमने बोला इनोवेशन, ग्लोबल इनोवेशन में भारत की रैंक क्या है? अभी अभी हमने बात की तो उसका जवाब तुमने दिया 39। और अब देखो टैलेंट वाली जो रैंकिंग्स है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग्स में हमारा रैंक है 58। और टैलेंटेड सबसे ज्यादा दुनिया की कौन सी कंट्री भैया वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में? स्विट्जरलैंड सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, हम 58 नंबर के टैलेंटेड हैं। चलो भाई कोई नहीं, स्विट्जरलैंड सबसे ज्यादा टैलेंटेड। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस राज्य में सबसे ज्यादा दलित और आदिवासियों पर अत्याचार हुआ है? उत्तर प्रदेश। अगर सिर्फ बात होगी दलित की, सबसे ज्यादा दलितों के खिलाफ क्राइम्स, तो तब हम जवाब देंगे बेटा सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट या दलितों के खिलाफ क्राइम, तो यूपी। अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा आदिवासी एसटी के खिलाफ क्राइम, तब आप जवाब दोगे एमपी। और अगर क्वेश्चन आएगा दलित और आदिवासी मिक्स कर दो, तब बताओ, जैसा क्वेश्चन ने पूछा, तब जवाब हो जाएगा बेटा यूपी। तब जवाब क्या हो जाएगा? यूपी। तो यहां पर देखो अनुसूचित जाति के लिए उत्तर प्रदेश टॉप पर है, और अनुसूचित जनजाति के लिए बेटा मध्य प्रदेश, अनुसूचित जनजाति के लिए एसटी के लिए बेटा सबसे ज्यादा क्राइम्स कहां रजिस्टर हो रहे हैं? एमपी में। चर्चित संस्मरण पुस्तक है जिसका नाम है मदर मैरी कम्स टू मी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति रॉय ने बेटा ये किताब लिखी है मदर मैरी कम्स टू मी। अरुंधति रॉय जिनको गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बेटा 1997 में क्या मिला? बुकर प्राइज। तो ये भी दिमाग में रखना, बुकर प्राइज मिला, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनकी किताब है। इसके लिए बेटा इनको 1997 में साहित्य का बहुत प्रतिष्ठित सम्मान बुकर प्राइज मिला। चलो थोड़ा पानी हो जाए भाई, फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी बढ़े आगे। बिल्कुल सर। किस राज्य में पर्वतारोहियों की एक टीम ने 20,942 फीट ऊंची एक चोटी पर चढ़ाई की उसका नाम छठे दलाई लामा के नाम पर रखने का फैसला किया? अरुणाचल प्रदेश की यह घटना है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ जो हमारे भारत के पर्वतारोही हैं वो चढ़ गए भाई अरुणाचल प्रदेश में एक चोटी पर जिसका अभी तक कोई नाम किसी ने नहीं रखा था, और जब ये चढ़े तो इनने छठे दलाई लामा, बौद्ध धर्म में अभी तक 14 दलाई लामा हो चुके हैं, और ये छठे दलाई लामा के नाम पर उस चोटी का नाम रख दिया। मगर चीन इससे बहुत चिढ़ गया। एक तो चीन ने बोला आप अरुणाचल प्रदेश में क्यों चढ़े, वो तो हमारा है, और दूसरा दलाई लामा के नाम पे क्यों रखा, क्योंकि बेटा चीन को दलाई लामा बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तिब्बत से 14th दलाई लामा, चीन के जो आक्रामक रुख था उसको ही देखते वो इंडिया आए थे, तो चीन ने आपत्ति जताई। रेलवे सुरक्षा से संबंधित कवच 4.0 का ट्रायल किस राज्य में हुआ? राजस्थान में बेटा ये हुआ। रेलवे मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव साहब हैं। ट्रेन के एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए ये ट्रायल किया गया है। इसमें बेटा क्या होता है? कवच 4.0 ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, और ये ड्राइवर को बेटा 7 किलोमीटर दूर से ही सिग्नल बता देगा कि भाई इसी पटरी पर, सेम ट्रैक पर सामने भी ट्रेन है, तो स्पीड कम करो। ड्राइवर नहीं कम करेगा तो कवच सिस्टम अपने आप ही कम कर देगा, तभी तो इसको हम बोल रहे हैं ऑटोमेटिक, क्या बोल रहे हैं? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। और इसका ट्रायल सवाई माधोपुर से कोटा के बीच यानी राजस्थान में हुआ। चलो, हाल ही में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने किस आंकड़े को पहली बार पार किया? $700 बिलियन पहली बार पार किया है। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, और उम्मीद जताई जा रही है अगले वर्ष मार्च 2025 तक ये $750 बिलियन हो जाएगा। नेक्स्ट भाई, इसी के साथ अब भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया? चौथा देश बन गया है
4th नेशन बन गया है भारत जिसने $700 बिलियन का मार्क क्रॉस किया है। हमसे पहले किसने क्रॉस किया? चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड। इंडिया 4th बन गया और स्विट्जरलैंड सबसे टैलेंटेड भी है और $700 बिलियन भी क्रॉस कर चुका है। आओ, ईरान इजराइल युद्ध के बीच भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास के लिए 3 जहाज रवाना किए? ईरान। तो बेटा ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है मगर फिर भी हमने क्या किया, हमारी ईरान के साथ एक ट्रेनिंग पहले से ही शेड्यूल थी। युद्ध शुरू हुआ, हमने बोला हम इस ट्रेनिंग को अब भी जारी रखेंगे और हमने ईरान अपने जहाज भेज दिए। जहाजों का नाम है INS तीर, INS शार्दुल और ICGS वीरा। क्या नाम है? तीर, शार्दुल और वीरा। तीर, शार्दुल और वीरा। तो बेटा ये ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पहुंचे, तीर, शार्दुल और वीरा। लेकिन हम किसी से युद्ध लड़ने नहीं गए, सिर्फ एक रेगुलर ट्रेनिंग मिशन था। बिहार राज्य के किस जिले में वन्य जीव संरक्षण के लिए दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है? सही जवाब है बेटा बिहार के कैमूर में। तो बिहार के कैमूर में बनाया जा रहा है। इसकी बात करें तो बिहार में अभी तक एकमात्र टाइगर रिजर्व है बेटा जिसका नाम क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और ये जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बेटा इसमें वर्तमान में 54 टाइगर हैं जो इसकी क्षमता से ज्यादा है, इसलिए केंद्र सरकार ने अब एक और टाइगर रिजर्व कैमूर जिले में अप्रूव कर दिया है। और हम बात करें कहां पर अप्रूव किया है तो बेटा कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो बिहार का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और भारत में वर्तमान में बेटा कितने टाइगर रिजर्व हैं? 55 है। और अगर मान लो कि ये नया कैमूर वाला नोटिफाई हो जाता है, अभी तो सेंटर ने अप्रूव किया, अभी नोटिफाई नहीं हुआ, जब ही नोटिफाई हो जाएगा तो भारत में कितने बेटा टाइगर रिजर्व हो जाएंगे? तब 56 हो जाएंगे। अभी कितने बेटा? 55 है। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखना। वर्तमान में बिहार में टाइगर 54 है, वर्तमान में इंडिया में टाइगर रिजर्व 55 है और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार की सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चलो, हाल ही में भारत के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर रखे गए नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन कहां हुआ? नेहरू ट्रॉफी बोट रेस बच्चे ये केरल में होती है। केरल में कहां पर? तो केरल में एक पुन्नमदा झील है, पुन्नमदा झील है, ये कहां पर है बच्चे? केरल में है। और यहीं पर ये आयोजित होती है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। और इस बार जिस बोट ने इसको जीता है, कोई एक व्यक्ति नहीं जीता है, पूरी की पूरी बोट, क्योंकि बोट में कई लोग बैठते हैं भाई, तो कौन सी बोट जीती है? करिचल चुंदन उस बोट का नाम है जो जीती है। ठीक है भाई, क्या नाम है? करिचल चुंदन उस बोट का नाम है जो जीती है। दिल्ली के उच्च न्यायालय के नए मुख्याधीश का नाम बताइए। अब देखो, सुरेश कुमार कैथ, कैथ किटकैट, किटकैट कौन खाते हैं? MP के लोग, तो वो MP के। और रामचंद्र, तो राम जी ने भाई किसको झाड़ दिया था? रावण को। तो झाड़ा से झारखंड, याद हुआ ना। और अब आप बोल रहे हो कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? मनमोहन। तो भाई मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भारत के, हाँ सर बिल्कुल। तो मनमोहन सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री थे एक टाइम पर, तो बेटा वो कहाँ रहते थे? दिल्ली में रहते थे। तो जस्टिस मनमोहन कहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं? दिल्ली के। फिर भाई इनने लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना साहब, उनने ही इनको क्या दिलवाया? तो उपराज्यपाल हैं ये दिल्ली के, इनने ओथ दिलवाई, शपथ दिलवाई। भारत के किस राज्य में एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए नामक कैटफिश की नई प्रजाति की पहचान की गई है? सही जवाब है बेटा कैटफिश की इस प्रजाति को नागालैंड में खोजा गया है। कहां खोजा गया है? नागालैंड में खोजा गया है। जापान में आयोजित वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल एथलेटिक्स टूर में पुरुष 5000 मीटर रेस में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? गुलवीर सिंह ने बेटा ये गोल्ड मेडल जीता। 5000 मीटर का डिस्टेंस ना सिर्फ ट्रेवल किया, इनने खुद का एक नया रिकॉर्ड बना दिया बेटा, नया रिकॉर्ड बना दिया। इनने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा और एक नया रिकॉर्ड बना दिया 5000 मीटर रेस को सबसे जल्दी खत्म करने का। इथेनॉल के उत्पादन एवं उपभोक्ता सूची में भारत का कौन सा स्थान है? भारत बेटा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल प्रोड्यूसर यानी बनाता भी है और कंज्यूमर यानी उपभोक्ता भी है। ठीक है भाई, ये बात बिल्कुल ठीक होगी। चलें, तो यही बात यहां पे लिखी हुई है। चलें, निम्नलिखित में से किसे अमेरिका की नेशनल क्रिकेट लीग का आयुक्त बनाया गया है? हारून लोगट, ये पहले ICC के CEO थे और अब ये अमेरिका की नेशनल क्रिकेट लीग को लीड करेंगे, उसके कमिश्नर अपॉइंट किए गए हारून लोगट। निम्नलिखित में से किसने तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? उदयनिधि स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। और उप मुख्यमंत्री कौन है? तो उदयनिधि स्टालिन। हाल ही में नितिन गडकरी साहब ने ऑक्सीजन बर्ड पार्क का अनावरण किस राज्य में किया है? सही जवाब है बच्चे महाराष्ट्र में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का अनावरण किया। तो महाराष्ट्र में एग्जैक्टली कहां? तो महाराष्ट्र में बेटा नागपुर में, नागपुर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क। यहां पर बर्ड्स, पक्षी, यहां पर टूरिस्ट, लोकल लोग सब यहां पर आ पाएंगे, यानी सब एक साथ रहेंगे। फिर भाई नोबेल प्राइज की बात करें तो बेटा फिजिक्स का यानी भौतिकी का नोबेल प्राइज किसको मिला? हमने बोला H को मिला। एक H क्या है बेटा? हॉपफील्ड, और एक H क्या है बेटा? हिंटन। तो हॉपफील्ड और हिंटन को मिला, क्यों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में इनके योगदान के लिए। फिर देखो फिजियोलॉजी या मेडिसिन का किसको मिला? दो लोगों को मिला, एक है विक्टर एम्ब्रोस,
एक है गैरी रुफ्कुन। तो बेटा फिजियोलॉजी मेडिसिन का किसको मिला? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफ्कुन, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफ्कुन। फिर हम बात करें कि भाई रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का किसको मिला? तो भाई सही जवाब क्या है? 3 लोगों को मिला, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर। तो बेटा केमिस्ट्री का किसको मिला? डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर, इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है जी। आगे आने वाले दिनों में मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में भी ये नोबेल प्राइज वाले लोग करवाऊंगा, क्योंकि इतना जल्दी आपको ये याद होने वाला नहीं है, आप भूल जाओगे, इसलिए मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में भी लाऊंगा। अभी तो हमने एक बार थ्योरी देख ली, क्वेश्चंस के फॉर्म में भी हम देखेंगे, उससे दिमाग में बैठेगा अगले हफ्ते। ठीक है, परेशान ना हो। हाँ, मतलब जो हमारी अब आप जो क्लासेस होने वाली है ना इसके बाद, उसमें जो डेली लाइव क्लास होंगी, परेशान ना हो। फिर भाई एक और महत्वपूर्ण बात, तो भाई जम्मू कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शन रिजल्ट आ गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में किसने सरकार बनाई है? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। तो बेटा इनके पास 42 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास आई, कांग्रेस के पास 6 सीट आई, टोटल कितना हो गया? 48। चाहिए कितना था? टोटल 90 सीटें बेटा जम्मू कश्मीर में। चाहिए कितना होता है? मोर देन 50%। 50% निकालो, 45, मोर देन 50% करो, 46 सीटें चाहिए। जिसके पास 46 सीटें उसकी सरकार है, इनके पास कितनी हो गई? 48। तो कुल मिला के बच्चे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन अलायंस सरकार है। नेक्स्ट बात करें तो भाई कौन सीएम होने वाले? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो यही डिसाइड हुआ है कि भाई उसके ही व्यक्ति जिनका नाम है उमर अब्दुल्ला बेटा होंगे नए सीएम जम्मू कश्मीर के। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 63.45 63.45% वोटर जो ये वोटिंग हुई है भाई तीनों चरणों में, 63.45 ये परसेंटेज दिमाग में रखो। हरियाणा की बात कर लेते हैं बेटा। हरियाणा में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। कमाल की बात, हरियाणा में भी टोटल सीट कितनी है? 90, और मेजॉरिटी कितना होता है? वही मोर देन 50%, यानी जिसके पास 45 से ज्यादा सीट है, यानी 45 नहीं चलेगा, 45 से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कितनी होनी चाहिए? कम से कम 46। और बीजेपी कितनी लाई है? 48। यानी कमाल की बात यह है जम्मू कश्मीर में भी टोटल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिला के 48 सीट ला रही है, और यहाँ पे बीजेपी भी 48 सीट ला रही है भाई। तो यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। मुख्यमंत्री कौन होंगे? नायब सिंह सैनी। दिमाग में रखो, जम्मू कश्मीर के कौन? उमर अब्दुल्ला, और यहाँ हरियाणा के कौन बेटा? नायब सिंह सैनी। हरियाणा में भाजपा ने लगातार तीसरी बार रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। यहाँ पर जो भाई चुनाव में जो मतदान परसेंट है 67.9, जम्मू कश्मीर में 63.4, यहाँ 67.9, लगभग याद करें तो जम्मू कश्मीर में 63% मतदान हुआ, जबकि यहाँ पर हरियाणा में 68% लगभग वोटिंग हुई। आओ भाई, देश का पहला राज्य जिसने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया, महाराष्ट्र ने बेटा देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। काजिंद नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन दो देशों के बीच का है? अब देखो भाई, काज से है कजाकिस्तान, इंद से है इंडिया, तो बेटा भारत और कजाकिस्तान इसका सही जवाब है। एक महत्वपूर्ण चीज है कि ये हुआ कहां पे? तो बेटा औली एक जगह है, औली एक जगह है उत्तराखंड में, तो यहां पर बेटा ये हुआ है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, औली उत्तराखंड में ये हुआ है। ठीक है जी, बिल्कुल सर। आओ, तो ये हमने देख लिया। मुख्य क्या था? आतंकवादी विरोधी अभियान में हिस्सा लेना था, और इसमें इंडियन आर्मी के बेटा किसने हिस्सा लिया? कुमाऊं रेजिमेंट। तो भाई इंडिया की तरफ से कुमाऊं रेजिमेंट ने इसमें हिस्सा लिया है काजिंद 2024 एक्सरसाइज में। निम्नलिखित में से किस राज्य में कैबिनेट मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्रूज भारत मिशन आरंभ किया है? क्रूज भारत मिशन बेटा महाराष्ट्र में आयोजित, क्रूज भारत मिशन महाराष्ट्र में मुंबई में हुआ शुरू, और यहां पे हमारा एक क्रूज शिप है जिसका नाम है एम्प्रेस। तो एम्प्रेस से ये मिशन शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि बेटा दुनिया में क्रूज टूरिज्म बूम पर है, लोगों के पास पैसा बहुत है और उनको पैसा खर्च करने के लिए जगह चाहिए, उनको मोमेंट्स बनाने हैं स्पेशल, और इसलिए वो क्रूज पे जाना चाहते हैं। लेकिन इंडिया में इतनी ज्यादा क्रूज नहीं है, ना फैसिलिटीज वैसी हैं, तो अब ऐसा ना हो, 2029 तक का टारगेट बना कि डबल करना है नंबर ऑफ टूरिस्ट जो क्रूज को भारत में इस्तेमाल करें, और इसी के लिए बेटा क्रूज इंडिया मिशन मुंबई महाराष्ट्र में शुरू किया। किसने? सर्बानंद सोनोवाल ने शुरू किया। ये केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री हैं, यानी यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज हैं। तो ये हमारी बात हो गई। अत्यंत संक्रामक और घातक, ये एम्प्रेस क्या है? ये क्रूज का नाम है ना, जहां से शुरू किया गया। अत्यंत संक्रामक और घातक मारबर्ग वायरस से कौन सा अफ्रीकी देश हाल ही में प्रभावित हुआ है? रवांडा। तो बेटा ये जो मारबर्ग वायरस है, इसकी सबसे खतरनाक बात, इसमें खून निकलने लगता है नाक से, कान से, हेमरेज हो जाता है, ब्लड वेसल्स फट जाती है, खून निकलने लग जाता है। और मारबर्ग नाम इसका क्यों है? क्योंकि मारबर्ग जर्मनी में एक शहर है। सबसे पहले बेटा यहीं पर जर्मनी में ही सबसे पहले हम देखते हैं, जर्मनी में ही बेटा हम देखते हैं कि सबसे पहले ये वायरस पाया गया, तो इसलिए जर्मनी के उस शहर के नाम पर इसका नाम मारबर्ग वायरस रख दिया गया।
ठीक है जी, ये हमने देख लिया। और रवांडा में हाल ही में बेटा 6 लोगों की इससे मौत हो गई है। नेक्स्ट बात करें, रतन टाटा साहब का भाई निधन हो गया, इनके बारे में चर्चा करते हैं। रतन टाटा साहब का जन्म 1937 में मुंबई में हुआ, मृत्यु 2024 में, ये भी मृत्यु मुंबई में हुई। 2008 में इनको भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये आपसे मुझे लगता है कि किसी ना किसी एग्जाम में इस बार ही पूछ लेगा, किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लेगा। तो बेटा 2008 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, पारसी परिवार से संबंधित है, ये भी हमारी बात हो गई। अच्छा, इसके अलावा देखें, इसके अलावा क्या है, तो 1991 में टाटा समूह के चेयरमैन बने, अध्यक्ष बने, और टाटा कंपनी का मुनाफा है ना 40 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया। बताओ भाई कितनी खतरनाक बात है, मुनाफा नहीं, राजस्व, रेवेन्यू 40 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया, 103 बिलियन डॉलर की कंपनी बना दिया। और इनके रहते रहते ही टाटा ने बड़ी बड़ी कंपनियों को टेक ओवर किया, जैसे जैगुआर लैंड रोवर, टाटा स्टील ने कोरस को खरीदा। तो कुल मिला के ये कुछ बातें हैं जो दिमाग में रखनी है। खबरों में चर्चित रहा कैनरी द्वीप, कैनरी आइलैंड किस महासागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर में बेटा कैनरी द्वीप, कैनरी आइलैंड स्थित है। ये जो कैनरी आइलैंड है ये क्यों फेमस है भैया कैनरी आइलैंड, असल में ये स्पेन के कंट्रोल में, लेकिन स्पेन देख लो कितना दूर है, लेकिन है स्पेन के कंट्रोल में। और आप एक और चीज नोटिस करोगे कि ये अफ्रीका से ज्यादा पास है। तो बेटा कैनरी आइलैंड स्पेन का है लेकिन ज्यादा पास अफ्रीका से है। तो कई बार अफ्रीका से इलीगल इमिग्रेंट बेटा, तो हम कहें कि भाई अवैध रूप से अफ्रीका से कई सारे लोग यहां पर आने का प्रयास करते हैं। अभी हाल ही में एक बोट से आ रहे थे और वो बोट पलट गई, इसलिए ये चर्चा में आ गया। तो बेटा वो बोट पलट गई, माइग्रेंट्स की वो जो बोट थी वो पलट गई, उनके लिए सर्च मिशन चल रहा है। तो अटलांटिक में है। और बेटा किसका पार्ट है कैनरी आइलैंड, तो ये दिमाग में रखना है स्पेन का पार्ट है, स्पेन के कंट्रोल में है। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि नियंत्रण में किसके है, स्पेन के नियंत्रण में। आओ नीचे दिए गए विकल्पों में से नाटो के नवनियुक्त महासचिव का नाम बताइए। मार्क रूट बेटा नाटो के नवनियुक्त महासचिव। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक डिफेंस अलायंस है। ये भाई क्या है, एक रक्षात्मक गठबंधन है कि हम पर किसी ने हमला किया तो हम लोग मिलकर जो नाटो के देश हैं वो उस पर हमला करेंगे। तो नाटो के वर्तमान सदस्य बेटा कितने हैं, 32, और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में, बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स, वहीं पर इसका मुख्यालय। और नीदरलैंड्स के जो पहले पीएम थे मार्क रूट, पहले वो नीदरलैंड्स के पीएम थे, अब वो नाटो के बेटा सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं। ठीक है जी, तो इसमें 32 देश हैं। 1949 में ये बना नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। चलो भाई, गणित के क्षेत्र में वर्ष 2024 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, अलेक्जेंडर डन को प्रदान किया गया। तो भाई भारत के एक बिल्कुल ही महान गणितज्ञ रामानुजन साहब, जिनकी 32 साल की उम्र में अफसोसजनक मृत्यु हो गई, उससे पहले उन्होंने कई सारे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, तो उनके नाम पे ही ये सम्मान को स्थापित किया गया है। सम्मान 2005 में स्थापित किया गया था, ये अवार्ड 2005 में स्थापित किया गया था शस्त्र नाम के यूनिवर्सिटी द्वारा, जो तमिलनाडु की एक यूनिवर्सिटी है। इसमें बेटा 32 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञों को ये अवार्ड दिया जाता है, $10,000 की राशि दी जाती है। ठीक है जी, और इस बार अलेक्जेंडर डन को दी जाएगी। ये 22 दिसंबर को अवार्ड दिया जाता है। तो सर अभी क्यों चर्चा कर रहे हो, क्योंकि घोषणा अभी हो गई है कि अलेक्जेंडर डन को देंगे 22 दिसंबर को, अनाउंसमेंट अभी कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए किस देश ने समर्थन किया है, तो बेटा भूटान ने हमारे लिए आवाज उठाई है। भूटान कह रहा है कि मेरा भाई ये भारत दे रहे हो कि नहीं दे रहे, उनको परमानेंट सीट चाहिए। तो देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बेटा 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 होते हैं स्थायी यानी परमानेंट, और 10 होते हैं अस्थायी यानी टेम्पररी। बेटा 10 क्या होते हैं, अस्थायी यानी टेम्पररी। तो भाई हम बोल रहे हैं यहाँ पे हमको सीट चाहिए। अभी यहाँ पर कौन कौन से लोग हैं, यूएस है, रशिया है, चाइना है, यूके और फ्रांस है। अब चाइना को छोड़ के सब हमारा समर्थन करते हैं। चाइना नहीं करता क्योंकि इंडिया चाइना की बनती नहीं, आपको मालूम है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हैं। कुल मिला के चाइना हमारा समर्थन नहीं करता, लेकिन अभी भूटान ने समर्थन दिया, ये दिमाग में रखें। चलो लास्ट क्लास का बेटा होमवर्क क्या था, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस राज्य में सबसे ज्यादा दलित और आदिवासियों पर अत्याचार हुए हैं। सही जवाब है उत्तर प्रदेश। बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया, सबको बहुत बहुत मुबारक। समय की कमी की वजह से मगर बच्चों में आपका नाम इस बार नहीं ला पाया, लेकिन कोई बात नहीं। ये भाई आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन, जो बच्चे इसका जवाब देंगे निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे उनके नाम अगली क्लास में दिखाए जाएं। हाल ही में भारत के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर रखे गए नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन कहां हुआ,
बेटा कहां पर हुआ है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन, मुझे नहीं पता, तुम्हें कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। जैसे ही लाइव क्लास खत्म हो कमेंट सेक्शन में जवाब देना। उड़ीसा में हुआ, केरल में हुआ, गोवा में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, कहां हुआ आप बताइएगा। 70वां एडिशन था। चले तो भाई ये पूरी बात हो गई। रेलवे महापैक आपके सामने है। ये जो महापैक है बच्चे, इसमें आप तमाम प्रकार के रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एलपी टेक्नीशियन। तो भाई जो भी हम लोग बैच शुरू करते हैं रेलवे के किसी एग्जाम का, तो उसका आपको यहाँ पर बैच मिल जाता है। इसमें आपको लाइव क्लास मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं, 24/7 डाउट इंजन यहाँ पे मिलता है, और इसके अलावा बच्चे डीपीपी मिलती है। डीपीपी मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर। इसका मतलब होता है जैसे टीचर ने कोई आपको टॉपिक पढ़ाया, उसका क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बेटा आपको यहाँ पे मिल जाता है डीपीपी में। ठीक है, टेस्ट सीरीज अलग है, डीपीपी अलग है। सोचो कितना सही है। एनटीपीसी की बात करें बेटा, आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों लेवल की तैयारी, टारगेट बैच विद टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको मिलता है। तो जो बच्चे एनटीपीसी टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत शानदार चीज। तो दोनों लेवल की तैयारी भी होगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, फीचर वही है, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, डीपीपी, 24/7 डाउट इंजन पूछने की फैसिलिटी। आरआरबी जूनियर इंजीनियर की बात करें, जो बच्चे जूनियर इंजीनियर टारगेट कर रहे हैं उनके लिए सीबीटी 1 लेवल 1 की भाई तैयारी यहाँ पे कर सकते हो जूनियर इंजीनियर की। ठीक है, कंप्लीट बैच विद टेस्ट सीरीज ये भी है। चलो टेलीग्राम ग्रुप है भाई, ये यहाँ पे पीडीएफ मिलेगी, तो आप बच्चे अगर टेलीग्राम चाहते हैं तो इस ग्रुप से जुड़ जाएं। ग्रुप का नाम है हिस्ट्री बाय मयूसा, सीधे टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं। चले भाई आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पे हमने पूरी चीज कर ली, पूरी चर्चा भी कर ली। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी। तो भाई कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, कोई इंप्रूवमेंट फीडबैक, हम आपको और बेहतर कैसे पढ़ा सकते हैं ये भी बताइएगा। ठीक है जी, तो फिर रोज सुबह 7 से 8 करंट अफेयर्स की डेली लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन। पढ़ते रहे, सिलेक्शन ले, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ओके बाय बाय।